कह रहा है कि अगर हम लोग बॉल्स को सिर्फ कलर्स में डिफरेंट माने, बाकी सब तरीके से एक जैसी बॉल्स हैं, तो कितने तरीके से, ठीक है ना, एक या एक से ज्यादा गेंदें चुनी जा सकती हैं 10 व्हाइट्स, 9 ग्रीन और 7 ब्लैक बॉल्स में से। अच्छा, अब यहां जो क्वेश्चन है कि हम लोग जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो चाहते हैं 10 बॉल्स में से, क्योंकि इस पूरी कहानी में ये सारी की सारी बॉल्स अलाइक हैं, तो 10 की 10 अलाइक बॉल हैं, 10 व्हाइट अलाइक बॉल्स, राइट है। तो 10 व्हाइट अलाइक बॉल्स में से चुनने या नहीं चुनना, एक या एक से ज्यादा, अगर भाई देव हमसे कोई पूछा जाए तो चुनने और नहीं चुनने के टोटल तरीके, क्योंकि ये सब एक जैसी हैं, आइडेंटिकल है, तो चुनने या नहीं चुनने के टोटल तरीके 10+1 हो गए। अच्छा, व्हाइट को चुनने या नहीं चुनने के टोटल तरीके 10+1 हो गए। फिर 9 ग्रीन बॉल्स में से किसी बॉल को चुनना या नहीं चुनना के टोटल तरीके 9+1 हो गए, राइट। 7 ब्लैक बॉल्स में से किसी एक बॉल को चुनने या नहीं चुनने के तरीके 7+1 हो गए। लेकिन इसमें ये जो +1+1+1 चल रहा है वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में वो तरीका है जिसमें हमने व्हाइट नहीं चुना या ग्रीन नहीं चुना या फिर ब्लैक नहीं चुना, सही है ना भाई। तो हमारे पास में ये इकलौता ऐसा तरीका है जहां पर हो सकता है कि हम व्हाइट भी ना चुने, ग्रीन भी ना चुने और अगला ब्लैक बॉल भी ना चुने। ऐसा केस भी तो हो सकता है ना। अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट बॉल के चुनने या नहीं चुनने के चांसेस 10+1 बोल रहे हैं, ग्रीन बॉल के चुनने या नहीं चुनने के चांसेस 9+1 बोल रहे हैं, और ब्लैक बॉल के चुनने या नहीं चुनने के चांसेस 7+1 बोल रहे हैं। उसमें +1 जो है नहीं चुने जाने के चांसेस हैं। तो ये जो +1 है ये व्हाइट के नहीं चुने जाने का चांस है, ये जो +1 है ये ग्रीन के नहीं चुने जाने का चांस है, और ये जो +1 है ये अपने आप में ब्लैक बॉल के नहीं चुने जाने का चांस है। अब आप एक बात सोच के देखिए कि अगर ऐसा है तो हो सकता है ना कि तीनों के नहीं चुने जाने का केस चुन लिया जाए, उठ जाए। हो सकता है ये वाला केस उठ गया कि आपने व्हाइट भी नहीं चुनी, आपने ग्रीन भी नहीं चुनी और आपने, हाँ, आपने ब्लैक भी नहीं चुनी। फाइनली ऐसा एक ही केस पॉसिबल है, तो उस केस को आप हटा दीजिए। उस केस को जैसे आप हटाएंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां से सबको पता है इट इज 11, इट इज 10, ये हो गया 110 मल्टीप्लाइड बाई 8 -1 माने 880 -1, और 880 -1 बोले तो 879। इसका तो अपना आंसर हो जाएगा 879। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखना क्योंकि ये अलाइक हैं तो अलाइक के टाइम पे चुनने के तरीके, ठीक है ना, एन अलाइक बॉल्स, ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट इज इक्वल टू n+1 होते हैं। इस फंडे पे हमने काम चलाया। हाँ, ये छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है। लेकिन हम लोगों ने लास्ट में जो -1 करा वो केस था जब हमने व्हाइट भी नहीं चुना, हमने ग्रीन भी नहीं चुना, हमने ब्लैक भी नहीं चुना। वो एक केस ही हो सकता है, उसे हटा दिया, ठीक है। ये तो वो हमारा पहला सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, राइट। अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ 6 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 5, 7 and 9 which is divisible by 11 and no digit is repeated। कहने का मतलब ये कि 6 डिजिट का नंबर, ये जो दी गई संख्याएं हैं इन्हीं का यूज करते हुए बनाना है, और वो इस तरह से बनना चाहिए कि वो 11 से डिविजिबल हो, वो 11 से डिविजिबल हो और कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। अब कहानी क्या है, हमारे पास में 6 डिजिट दी गई है, दिख रही होंगी आपको, ये जो 6 डिजिट है ये साफ दिख रही होंगी। अगर ये जो 6 डिजिट दी गई हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि इनको कैसे अरेंज करा जाए कि ये 11 से डिविजिबिलिटी शो करे, तो 11 से डिविजिबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है ना, इफ ABCDEF ये 6 डिजिट हो, ठीक है ना, और 6 डिजिट्स डिविजिबल बाय 11,
मान लीजिए अगर ये 6 डिजिट अगर 11 से डिविजिबल हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए एक ही काम होगा, वो ये कि इनमें जो अल्टरनेट ऑर्डर पे जो डिजिट पड़े हैं, अल्टरनेट ऑर्डर पे कौन पड़ा है, ए सी ई, ठीक है ना, ए प्लस सी प्लस ई में से बाकी बचे हुए जो अल्टरनेट हैं बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, ये घटाने पर जो भी आंसर होना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अल्टरनेट नंबर पे जब भी आप डिजिट जमाएं तो जो भी आपके पास में ए सी ई की पोजीशन में जो भी नंबर बैठे उनका सम बी डी एफ की पोजीशन में बैठे हुए नंबर्स के सम में से घटाने पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। कैसे? ऐसा इसमें कैसे हो सकता है, ठीक है ना, फॉर अगर हम लोग 0 1 2 5 7 और 9 के लिए अगर बात करें तो एक ही तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ओनली वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर गिवन डिजिट्स। एक ही तरह से पॉसिबल है साहब। क्या पॉसिबल है? 9 2 1 एसी की जगह बैठे और 157, ना ना ना, कौन सा बच गया भाई, 0 5 0 5 7, ये बच गए, है ना। ये अगर ऐसे इनकी जगह बैठ जाएं तो हमारे लिए काम बन जाएगा। जरा समझने की कोशिश करना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये इकलौता ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसपे हमारी कहानी रुक सकती है, वरना कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। अब जरा इसे अरेंज करके दिखाता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए एक डब्बा लिया, उस डब्बे में अपन ने 6 खाने फिट कर लिए, राइट है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब मैं आपको यह याद दिला दूं, जो हमारा डिजिट है वो ए बी सी डी ई एफ की फॉर्म में ही होगा, है ना। अगर इसी फॉर्मेट में होगा तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि ए सी ई के नाम पे हमने 9 2 1 चुना है, तो 9 2 1 लिख लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से, है ना। अगर आप यहां देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा मैंने बीडीएफ के नाम पे 057 लिया है, तो 057 ये 0 है। अगर मैंने इसको यहां लिख दिया तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो भी नंबर होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 9 + 2 + 1 जो है उसमें से अगर आपने 0 + 5 + 7 को अगर आपने घटाया तो ये 12 - 12 बोले तो 0 आएगा। मैं आपको सिर्फ सम अप करके दिखा रहा हूं, और 0 11 से डिविजिबल है। अगर ये a + c + e के सम में से b + d + f का सम घटाने पर जो भी आंसर है वो 11 से डिविजिबल है, माने 11 या 11 का मल्टीपल है, क्योंकि डिविजिबल है तो मल्टीपल है ही। तो कहना मतलब ये क्योंकि 11 का मल्टीपल है तो जो भी ये नंबर लिखा है, जो भी आपने तुक्के में ये नंबर लिखा है वो 101% 11 से डिविजिबल होगा। आप चाहे तो चेक करके देख लें। एक बात तो इसका मतलब बस हमें इनमें से किसी भी नंबर को रोटेशन में रखना है। हाँ, जो येलो वाले हैं वो येलो वाले खानों में ही रोटेट होते रहेंगे, और जो व्हाइट वाले हैं वो व्हाइट वाले खानों में रोटेट होते रहेंगे। ओके, अच्छा, अब इसमें सर ऐसा भी हो सकता है कि येलो और व्हाइट आपस में चेंज हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल साहब, पूरी संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि कल को अगर ऐसा कोई नंबर होता है ना कि 570 इस जगह पे आ जाते, 570 इस नंबर पे आ जाते और 921 यहां चला जाता, तब भी 11 से डिविजिबल हो जाता। अच्छा, मतलब बीडीएफ और एसी भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। एग्जैक्टली यही बात समझ में आ गई तो फिर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करो ये सॉल्व कैसे होगा। मुझे पता है कि 3 जगहों पर, जो येलो वाली 3 जगह है उन पे हमारे पास 3 नंबर है, तो 3 जगहों पे 3 नंबर को बैठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल। व्हाइट वाले भी 3 नंबर हैं, उनकी जगह भी 3 है, तो 3 जगहों पे 3 नंबर को बैठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल। और क्योंकि ये आपस में घूम सकते हैं इसलिए 2 तरीके से इन्हें बैठा जा सकता है, 921 आगे आगे या 570 वाला आगे, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है।
लेकिन सर एक गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या? क्या गड़बड़ हो जाएगी? कल को अगर बाय द वे आपने व्हाइट वालों को आगे बैठा दिया तो सर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा एक केस ऐसा भी तो होता है ना, जब 0 5 7 यहां बैठ जाए और 9 2 1 यहां बैठ जाए। तो ये क्या सर 11 से डिविजिबल नहीं हुआ? होगा, परंतु इसमें लफड़ा क्या हो गया, ये 6 डिजिट का नहीं कहलाएगा। अच्छा, मतलब ये कि 0 के आगे बैठने की वजह से इसके डिजिट ही कम हो गए। एग्जैक्टली तो हम अपने आंसर्स में से क्या करेंगे, वो प्लेसेस हटा लेंगे जब 0 आगे बैठा। तो जब भी 0 आगे बैठेगा तो हमको पता है क्या कि पीछे के 3 येलो वालों को घुमाने के तरीका 3 फैक्टोरियल, और आगे के 2 ही जने बचे उनको घुमाने का तरीका 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 डिजिट का तो नंबर बन रहा है, उसे हटा दो। अगर आप इसे हटाएंगे तो 6 × 6 बोले तो 72, मतलब 36 × 2 72। और यहां से देखा जाए तो 6 दूनी 12, माने आपके ऑप्शंस में आ जाएगा 60, माने बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना गया, एक ऐसा क्वेश्चन माना गया जिसको देखने के बाद कई स्टूडेंट्स ने रियलाइज किया कि अच्छा डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में 11 की भी डिविजिबिलिटी याद रख के जानी है। हाँ, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, मतलब लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, खैर वैसे भी पीएनसी की दुनिया में जितने भी क्वेश्चन आए वो ऑलमोस्ट कॉपी से पढ़े, लेकिन ये थोड़ा 11 का था, हट करके क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कॉपी से बाहर का था और आपको ऐसे क्वेश्चन में नजर रखनी चाहिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या लेके जा रहा है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कंसीडर 3 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 balls लेबल्ड फ्रॉम 1 to 10। 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अगर 3 बॉक्सेस हैं, थोड़ा साइड में छोटा करके फिर पढ़ लेते हैं। 3 बॉक्सेस हैं, देखिए ये रहे 3 बॉक्स, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। और इनमें क्या है, इनमें बॉल्स भरी पड़ी हैं, राइट है। और 10 बॉल्स हैं सब में, तो आप में सभी को दिख गया होगा कि हमारे पास 10 बॉल इसमें, 10 बॉल इसमें, 10 बॉल इसमें भी है। तो कहने मतलब हमारे पास 3 बॉक्सेस में 10 10 बॉल्स हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि हर बॉल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 10 तक का। बड़े ध्यान से समझना भाई, है ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हर बॉल पे 1 से लेकर 10 तक का लेबल लगा हुआ है। गुड। अच्छा, आगे बोल रहा है एक बॉल को रेंडमली चुना जाता है, ड्रॉ किया जाता है, और उसे NI दे दिया जाता है नाम। जैसे मान लीजिए मैंने अगर पहली बॉल निकाली बॉक्स 1 से तो मैं उसे N1 नाम दूंगा, N1 नाम दूंगा, नाम, लेकिन उसको पढ़ूंगा कि उस बॉल पे क्या लिखा है। मान लो उस बॉल पे 7 लिखा है, तो N1 नाम दिया, इसका मतलब मैंने फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकाली, उस पे मुझे 7 लिखा हुआ मिला। क्लियर। दूसरे बॉक्स से बॉल निकाली, उसका नाम N2 पड़ा, और उस पे मान लेते हैं 8 लिखा हुआ मिला, राइट। तीसरे बॉक्स से बॉल निकाली, सपोज कीजिए उस पे 2 लिखा हुआ मिला, तो मैं ऐसे पढ़ूंगा कि इस समय पर N3 जो है वो सबसे छोटा है, N1 उससे बड़ा है, और N2 सबसे बड़ा है। बात समझ में आई आपको? कैसे मैं सोचूंगा, सोचने का तरीका बता दिया आपको कि मैंने बॉल निकाली, हाथ में लेते ही बॉक्स का नाम के साथ उसे बोलूंगा
कि ये n1 है, फिर उसे पढ़ूंगा किस पे, तो अरे 7 लिखा है तो n1 की वैल्यू 7 हो गई। समझ में आया? सेकेंड बॉक्स से बॉल निकाली तो उसे क्या पढ़ेंगे, n2, और उस पे पढ़ेंगे अच्छा इस पे तो 8 लिखा है तो n2 की वैल्यू 8 हो गई। अब ये हमसे क्या चाहता है, ये कह रहा है अगर आपने आयत बॉक्स से बॉल निकाली तो उसका नाम ni बोलिए, माने आपने सेकेंड बॉक्स से बॉल निकाली तो उसे n2 बोलिए, थर्ड बॉक्स से बॉल निकाली तो उसे n3 बोलिए, जो आपने समझ लिया। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल कैन बी चूजन सच दैट सबसे बड़ा नंबर n3 हो। लेकिन यहां तो सर n3 सबसे छोटा है, तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए, n3 ही सबसे बड़ा चाहिए। अब कैसे लाओगे सर, कितने तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए साहब ऐसा है, मैं हर बार क्या कर रहा हूं कि मेरे पास में टोटल नंबर्स 10 है। सही है भाई, 10 में से कोई भी 3 नंबर चुनने हैं मुझे, 10 में से कोई भी 3 नंबर, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, अगर बाय द वे अगर मैंने 10 में से कोई भी 3 नंबर चुने, पहले ऐसे नहीं, बॉक्स में हाथ ही नहीं डाला, हमने 10 में से कोई भी 3 नंबर चुनने हैं। आप बिल्कुल दोनों तीनों बॉक्स से दूर खड़े हो जाइए, 10 में से कोई 3 नंबर चुनिए, सोचिए और चुनिए। तो 10 में से कोई 3 नंबर चुनने का तरीका 10C3, समझना भाई षड्यंत्र कैसे चल रहा है। 10 में से आपने कोई 3 नंबर सोच लिए, मान लीजिए आपके दिमाग में आया 4, 8 और 9, सही है। तो आपको जो ये 9 नंबर वाली बॉल है ना, जो ये 9 लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको थर्ड बॉक्स से ही निकलवानी है, और जो ये 8 लिखा हुआ दिख रहा है ये आपको सेकंड बॉक्स से ही निकलवानी पड़ेगी, नहीं तो आप इससे प्रोग्राम से फेल हो जाओगे। और जो 4 लिखा दिख रहा है वो आपको फर्स्ट उससे निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपने दुनिया में कोई भी 3 नंबर सोचे और उन्हें इसी तरीके से निकलवाना है, माने सबसे बड़ा थर्ड बॉक्स से निकले, बीच वाला सेकंड बॉक्स से निकले और लास्ट वाला फर्स्ट बॉक्स से निकले, इसकी सिवा कोई तरीका नहीं है, माने एक ही तरीका है। तो आपने क्या किया, 10 में से कोई 3 नंबर सोचे और उसे एक ही तरीके से अंजाम दिया, और इसका मतलब आपके पास टोटल वेज हो गए, माने नंबर ऑफ वेज आ गए। पहले आपने कोने में खड़े होकर सोच लिया कि मुझे तो यही यही दो, और ये इन्हीं से ही चाहिए बस। और आपने जैसे ही ऐसा किया, आपने n1 लेस देन n2 लेस देन n3 निकाल दिया, और कोई तरीका नहीं है। आपने बॉक्स में हाथ नहीं डाला, बॉक्स में तो हाथ बाद में डाला जब आपको यही चाहिए और वो आएगा तो ही मैं उसको कंसीडर करूंगा, नहीं तो बॉल वापस रखता चला जाऊंगा मैं। अच्छा, हाँ, और इसको करने का एक ही तरीका है, क्या, 10C3, और 10C3 का मतलब होता है 10, 9, 8 डिवाइड बाई 1, 2, 3, कैंसिल आउट 3 बार, कैंसिल आउट 4 बार, फाइनली आंसर इज 120। है क्या कोई ऑप्शन ए? देखा, बन गया ना क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी, दिखने में बड़ा और होने में बहुत शानदार, फिर से दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो हम चलते हैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत दिमाग वाले, रेडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ला रहा है द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर विद द सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 10 एंड फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1, 2, 3 ओनली। सिर्फ 3 डिजिट ही हाथ में दिए गए, 1, 2, 3, और आपको इनका 7 बार यूज करना है क्योंकि 7 डिजिट नंबर चाहिए, और आपको इस तरह से यूज करना है कि उनका सम 10 आए। तो कैसे हो सकता है सर ये? ऐसे हो सकता है कि मैंने सोचा कि मैं पहले 5 बार या पहले 4 बार 1 1 ले आता हूं, ठीक है, तो कितना आ गया, सम आ गया 4, सम आ गया 4, ठीक है ना भाई। अच्छा नहीं, एक बार और ले लेते हैं, सम आ गया 5, अभी तक मैंने सिर्फ 1 का यूज करा है और सम 5 आ चुका है और मेरे को 10 सम करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 और 3 ले लिए। अच्छा, और सम कितना आ गया, सम आ गया 10, एक तरीका। अब एक बच्चे के दिमाग में, सर मेरे पास में एक और तरीका भी है। मैंने कहा बताइए बताइए। तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, 1 + 1 + 1 + 1, 4 आ गया सर, 6 ये 6, तो 2 2 ले लो,
3 बार 2 ले लें। हाँ, क्योंकि हमने 1 2 3 का ही यूज करा है। सर इसमें 3 का तो यूज ही नहीं हुआ, लेकिन हमने जिनका यूज करा वो 1 2 3 में से ही थे। अच्छा, तो सर ऐसा सोच सकते हैं क्या कि हम सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसे 1 + 1 + 1, जैसे हमने सोचा सर कि हम पहले तो 2 बार 3 3 ले लेते हैं, 6 हो गया है, और बाकी 4 के लिए 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ले लेते हैं सर। ये भी तो 10 हो रहा है। मैंने कहा लेकिन ये 7 डिजिट नहीं हो रहे ना, 6 डिजिट हो रहे हैं, तो 3 वाला फंडा नहीं चलेगा तेरा। ओहो, और कोई तरीका? और कोई तरीका सोचो। जैसे मैंने आपके सामने 2 तरीके सोच लिए जिसमें 10 आ रहा है, और जैसे जैसे आप सोचोगे आपको बैठ के वहां पता चलेगा कि ऐसा कोई और तरीका है क्या। दिमाग लगाओ कि क्या आपके पास में इसी को जमाने का कोई और तरीका, तो आपको बदलेगा कोई तरीका नहीं है। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब ये कि सम 10 लाने का और 1 2 3 से सम 10 लाने का हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं। अच्छा, अगर ये 2 तरीके हैं तो इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? अरेंज क्या सर, ये अरेंज नहीं है? नहीं, मैं तो इसे ऐसे भी लिखता हूं ना, 3 1 1 1। ठीक है, 1 कितनी बार था? 1 5 बार। ठीक है, 5 बार 1 फिर 2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या? हो गए क्या 7? हाँ हो गए ना 7, ऐसे भी तो लिखता हूं। अब आप सम करो, 1 2 3 का यूज करा है मैंने, सम 10 आएगा। अच्छा, तो ऐसे भी लिखने की बजाय ऐसे भी लिखते हैं। हाँ, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं। तो सर फिर तो इन्हें घुमा के कितनी तरीके से लिखते हैं? मैंने कहा कितने तरीके से, वही तो पूछ रहा है। तो अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो मेरा जवाब है इनको जमाने के तरीके हैं फैक्टोरियल 7। 7 तरीके से जमा सकते ना। और क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है एक का 5 बार, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5। क्या ये बात समझ में आई? इसे ऐसे भी लिखते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। और इसे जमाने का तरीका बोलो, इसमें 7 बंदों को जमाया जा रहा है और 4 बार 1 का रिपीटेशन हो रहा है सर, और 3 बार 2 का, ऐसा। अच्छा, फिर तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल समझने के लिए अगर देखा जाए तो यहां से उतर रहा है 7 × 6, ठीक है, और यहां से उतर रहा है, इसका मतलब अगर आप समझें तो बच रहा है 7 6 5 डिवाइड बाई 3 2 1, उड़ा देते हैं भाई, ये भी 35। तो 42 + 35 मिला के कितना हो रहा है? 77। बोले तो ए ऑप्शन एग्जैक्टली। ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा था आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, आपको खुद भी दिखेगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहते हो आप? रेडी? तो अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस और लेके चलता है, चलिए। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ओमेगा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अपन इसे डब्ल्यू बोलते हैं तो डब्ल्यू भी चलेगा, ठीक है। और बोलने वाले ने ऐसा बोला है कि W - 4 - आयटा का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू R। ये जो चीज है W - 4 - आयोटा का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू R, दैट represents circle of radius R। ये R रेडियस के सर्कल के अंदर की जगह को सिखा रहा है, ठीक है, विद सेंटर 4,1, जिसका सेंटर 4,1 है, ये उसको दिखा रहा है, और रेडियस R है। एक बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगला ये कह रहा है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जो इस तरह से कि Z - 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z प्लस आयोटा। अगर हम इसे थोड़ा सा दिल पे लें तो ये x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा को शो कर रहा है, और ये अपने आप में x - 1 प्लस आयोटा वाई को शो कर रहा है, और ये अपने आप में x प्लस यहाँ पे आयोटा कॉमन y प्लस 1 को भी शो कर रहा है। अगर आप इसके मॉडुलस को हटा लें तो इट इज नथिंग बट √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू अंडर में x स्क्वायर प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके आगे अगर अपन चलते हैं तो यहां से साफ दिख रहा है अंडर हटाने पर x स्क्वायर y स्क्वायर कट रहा है,
माइनस का 2x दिख रहा है और प्लस का 1 दिख रहा है, राइट है, इज लेस देन इक्वल टू, यहां से 2y दिख रहा है और प्लस का 1 दिख रहा है, ये 1 और 1 फिर कैंसिल आउट हो गया, तो इससे हमें पता चल रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, इसका मतलब ये कि ये, ठीक है ना, जिससे ये जो सर्कल है वो y इक्वल टू एक्स के अपर पार्ट में ज्यादा से ज्यादा बड़ा r शो कर जाए, और ये तभी संभव है, ठीक है ना, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स शुड बी, ठीक है, टेंजेंट टू सर्कल, ये इसके लिए सर्कल का टेंजेंट होना चाहिए। अच्छा, और टेंजेंट टू सर्कल होने का मतलब ये कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए, एग्जैक्टली, और वो 4,1 से एग्जैक्टली, और आपको पता होना चाहिए उस केस में जो r की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो होगी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए x प्लस वाई की 4,1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए तो 4 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में x का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो 5/√2 है। क्या कोई सुंदर सा आंसर? नहीं है सर। तो क्या मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 5√2/2 है क्या? हाँ, तो आंसर हो गया डी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और, अब आप में से कई लोगों के लिए बढ़िया चीज बन गई, ये एकदम नई चीज चल रही है, जिसमें लाइन y इक्वल माइनस एक्स जो है वो 4,1 से बनने वाले सर्कल के लिए जिसका रेडियस r है वो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू r दे सकती है जब वो उसका टेंजेंट हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साहब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे को किस और लेके चलता है वो भी देखिएगा बॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहां लेके चल रहा है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है लेट जेड नॉट बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। और आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा भी, अगर आपने सेंसिबली कभी क्वेश्चन करा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर आपने बाबा के हाथों सॉल्व करा लिया तो -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -3/2 बोले तो -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2 मिलेगा, जो कि आपको पता होगा या तो ओमेगा है या ओमेगा का स्क्वायर है। इसका मतलब ये कि इसके रूट्स अपने आप में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जेड नॉट जो है इज आइदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जेड नॉट आपके लिए ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में चलो, सो वी कैन से कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा इंटू ओमेगा की पावर 81 माइनस में 3 आयोटा इंटू ओमेगा की पावर 93, और ओमेगा की पावर 81 का मतलब जानते हो दोस्त, ओमेगा की पावर 3 की पावर 27, और ओमेगा क्यूब का मतलब 1 की पावर 27 माने 1। अच्छा, और ओमेगा की पावर 93 माने ओमेगा क्यूब की पावर 31, और ये 1 की पावर 31 बोले तो 1। इसका मतलब ये कि ये लिखा है 3 प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा। अच्छा, हाँ, तो अब आप में से कई लोगों को ये तो अचानक से क्वेश्चन ही बहुत आसान दिखने लग गया। तो ये तो सर अपने आप में 3+3 आयोटा है, और अगर ये है तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। इसको अगर आप जानते हो तो ये 3,3 लिखा है माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू में tan इनवर्स y/x माने 3/3 माने tan इनवर्स 1 बोले तो π/4 माने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लिक तो कर गया होगा, पक्की बात है आप में से सभी लोगों को ये चीज क्लिक कर गई होगी कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, सिंपल एंड गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब हमारे लिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है साहब? अगला क्वेश्चन हमको कहता है z अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z अपने आप में 2 से बड़ा या बराबर है, और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी याद ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू z प्लस 1/2 जो होगा वो हमेशा मॉडुलस ऑफ मॉड z प्लस 1/2 से बड़ा होगा ही होगा, माने इसके मॉडुलस से बड़ा होगा, राइट है, इसके डिफरेंस से, सॉरी,
इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का सुंदर सा यूज कर रहा हूं, यही ध्यान है आपको। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी या भूल गए? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहती है मॉडुलस में z1 प्लस z2 जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 का मॉड। और यही साइड का मैंने यूज करा है यहां। अच्छा, फिर क्या? मॉडुलस z प्लस 1/2 को पढ़ा रहने दो। मॉड z की वैल्यू सरकार कह रही है 2 या 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब 2 माइनस 1/2 से बड़ा, मतलब इसका मतलब ये जो कुछ भी है ये 3/2 से बड़ा ही होना चाहिए। अब अपने आंसर में चलो, क्या ये 3/2 के बराबर है? नहीं, 5/2 तो गलत है। अगला कह रहा है ये अपने नंबर 1,2 में लाई करता है, हाँ लाई करता है। ये हमेशा 5/2 से बड़ा होना चाहिए, नहीं 3/2 से बड़ा होना चाहिए, नहीं ऑप्शन रॉन्ग है। 3/2 से बड़ा होना चाहिए पर 5/2 से छोटा होना चाहिए। 5/2 से छोटे के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ 3/2 से बड़ा होना ही इनफ है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आप में से कई लोग तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो क्वेश्चन भी अपने आप में मेंस में आए, और अगर भाई हमने इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के गड़बड़ मचाई तो फिर तो गड़बड़ होनी ही है ना? तो अपन चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। और क्या कहते हो आप लोग, है ना भाई? तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्यों बिना बात के टाइम वेस्ट करा जाए, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हम फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और खटाखट से क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे। ओके, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन हमें क्या दिखा रहा है भाई? हमारे को अगला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 12 इक्वल टू 0 इज क्वेश्चन मार्क। पहली चीज तो ये कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मांग रहा है, मैंने अपने को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने जैसा है। आप में से हर एक जने को पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर को एनी टाइम मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस में मॉड एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसे क्रैक कर से लिखते हैं मॉड एक्स प्लस समथिंग, मॉड एक्स माइनस समथिंग। अब समझने की जरूरत है, यहां पे मुझे -4 यहां पे +3 की फील आ रही है। और अगर ऐसा है तो मुझे यह भी पता है कि मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 या मॉड एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। और अगर ऐसा है तो मॉड एक्स इक्वल टू 4 होगा, यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल टू -3 होगा, परंतु हम इसे प्लीज मना कर देंगे, क्यों आप जानते हो। और मॉड एक्स इक्वल टू 4 होते एक्स की वैल्यू +-4 होगी, माने 2 रियल सॉल्यूशंस आते दिख रहे हैं मुझे। तो क्या कहते हो? तो आंसर विल बी बी। कितनी सी देर का चुटकियां बजाता हुआ क्वेश्चन है, क्या आप ये बात समझ गए? अरे हाँ सर ये मेंस में आया, हाँ ये मेंस में आए। इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्या कभी? हाँ आ जाते हैं और आएंगे भी। आप ऐसे ही डरते हैं कई बार। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप देखो आपको क्या फील आती है। देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आउट ऑफ ऑल पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल 89% are found to be suffering with the heart ailment and 98% is suffering from the lung infection. If k% of them are suffering with the from both ailments, k cannot belong to the set is equal to question mark. क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये चाहता है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि हमारे को जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे छोटा करके लिखते हैं, तो हमको ये पता चल गया कि 90% पेशेंट्स हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और वो 89 मान लेते हैं, और बाकी लंग प्रॉब्लम से पीड़ित लोग 98 हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हार्ट और लंग दोनों से जो पीड़ित हैं वो अपने आप में के हैं। और इन दोनों को देख करके एक ही चीज स्ट्राइक करती है, वो है हार्ट यूनियन लंग। और आपको पता है ये किसके बराबर होगा? NH प्लस NL माइनस NH इंटरसेक्शन L, हाँ या ना? होगा। और आपको पता होना चाहिए इट इज 89, इट इज 98, इट इज माइनस का K, यही होगा। हाँ, अब आपका जो भी यहां से आंसर आएगा, क्योंकि ये भी तो नंबर है, हाँ ये 100 से तो छोटा ही होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर 100% तो नहीं हो सकता, 100% तो छोटा ही होगा। जिसका मतलब के भैया को वहीं पड़ा रहने दो, और जब आप इसे इधर ला करके कुछ घटाएंगे तो के इज ग्रेटर देन 87% आता दिख रहा भाई मेरे को। अच्छा 87% या ज्यादा, तो फिर के किससे बिलोंग नहीं कर सकता? ओके, अब ये बड़ा दिलचस्प काम हो गया साहब। अगर देखा जाए तो ये किससे बिलोंग करता है, पहले उस पर देख लेते हैं।
87 से ज्यादा इससे तो बिलोंग कतई नहीं कर सकता। इसमें तो फिर भी है चांसेस, इसमें भी 87 से बड़े चांसेस, इसमें भी 87 से बड़े चांसेस हैं। तो किससे बिलोंग नहीं कर सकता? सी से नहीं कर सकता, इसलिए सी ही सही उत्तर हो गया। हाँ, क्योंकि ए से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि के को तो 87 से बड़ा होना मांगता है। कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम आप सोचो क्वेश्चन ये सवट हो गया। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जल्दी जल्दी, हम काफी तेजी से सिनेरियो बदलने की कोशिश में हैं, ठीक है ना। हाँ, अपना अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। अब देखो जरा, क्वेश्चन में दिख रहा है सेट ए के पास m एलिमेंट्स हैं, सेट बी के पास n एलिमेंट्स हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए, रुको, नंबर ऑफ सबसेट्स in A is equal to 2 to the power m, number of subsets in B is equal to 2 to the power n। क्वेश्चन वाला कह रहा है A में B से 112 ज्यादा है, माने 2 की पावर m जो है 2 की पावर n से 112 ज्यादा है। इसका मतलब 2 की पावर m माइनस 2 टू द पावर m बराबर 112 है। हाँ, अब क्या करेंगे? 112 किसी के मल्टीप्लिकेशन में आता हो तो सोचा जा सकता है। जैसे मैं इसमें से 2 टू द पावर m अगर कॉमन भी ले लेता हूं, 2 टू द पावर n क्यों, 2 टू द पावर n कॉमन ले रहा हूं, तो इट इज 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूं कि 112 किसी के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो शायद काम बैठ जाए। तो 16 7 शायद आंसर में आ सकता है। 16 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4 और 7 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा यूं लिखा क्योंकि मेरे को इधर वाले से मैच कराना था। सोचो, अब मैच कर जाएगा। समथिंग माइनस 1 मैच कर सकता है कि नहीं? अगर मैच करेगा तो आपको पता चल गया n की वैल्यू सुंदर सी 4 है और m माइनस n की वैल्यू 3 है। n की जगह 4 रखने पे m माइनस 4 इक्वल टू 3, इसका मतलब m की वैल्यू 7 आ रही है। हाँ 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 हाँ, तो फिर क्वेश्चन ने क्या मांगा? m इंटू n मांगा, तो आंसर हो जाएगा 4 7 जा 28। बढ़िया है, ये तो सबसेट का क्वेश्चन है, सुंदर से सबसेट का सुंदर सा क्वेश्चन। क्या कहते हो आप? क्वेश्चन तो यूं चुटकी से हो जाता है। मैं आपको कह रहा था ना, सुंदर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, नॉट डिफिकल्ट, नॉट सो डिफिकल्ट। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन को दिखाया जाए। अगला क्वेश्चन कहता है एस अपने आप में सेट है बी की डिस्टिंक्ट वैल्यूज का, for which the following system of the linear equation x plus y plus z equal to 1, x plus ay plus z equal to 1, ax plus by plus z equal to 0 has no solution। अच्छा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आना चाहिए। तो सॉल्यूशन कब नहीं आता है वो सोचने की बात है ये। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू। ये अपने आप में एक आईटी के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, मैं आपको वो भी समझाता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन होने के लिए डी का 0 होना मस्ट है। अब इसमें क्या है, अपन सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा अगर अपन निकालेंगे नो सॉल्यूशन के लिए, अपन को डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा 0 होता है, याद रख लेना। नो सॉल्यूशन अगर है तो डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। अब अपन ने रखा 1 1 1 1 a 1 a b 1 और ये 0 है ही। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो a माइनस बी माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस a और फिर प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर b माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो अगर इसे थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो a माइनस बी माइनस 1 और प्लस का a प्लस का b माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। b और b कैंसिल आउट कर दो और अच्छे से लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस a, ये 2a हो गया ना, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब नो सॉल्यूशन के लिए a का 1 होना जरूरी है, एक बात। लेकिन अगर a की जगह 1 पुट करता हूं, ठीक है ना,
ए की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो जो हमारा प्लेन 1 है वो अपने आप में पहली इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। आपको पता होगा ये जो एक्स वाई जेड होते हैं अपने में प्लेन्स होते हैं। अगर मैंने ए की जगह 1 अगर मैंने दूसरे वाले में रखा तो प्लेन 2 मेरी तरफ से दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो अपने पास दोनों बराबर आ गए। अगर मैंने इसमें रखा तो हमारे को प्लेन थी क्या दिख रहा है एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि हमारे पास में दो प्लेन एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कोइंसिडेंट प्लेन्स हैं। अब ये दोनों अगर कोइंसिडेंट प्लेन्स है तो इनको दो बार मत लिखो, ऐसे लिख लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और दूसरी तरह से लिख लेते हैं एक्स प्लस में बी वाई प्लस में जेड इक्वल टू 0। और ये दोनों प्लेन से हमारे को कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। और कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो कोई सॉल्यूशन तब नहीं होगा कोई भी दो प्लेन्स के बीच में जब दोनों पैरेलल हो जाए। अगर कोई भी दो प्लेन अगर पैरेलल तो उनके बीच में क्या ही सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन तो तब होता जब वो दोनों एक दूसरे को तो क्रॉस करते या एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होते। तो कहना मतलब तब नहीं होगा जब ये पैरेलल प्लेन्स हो गए। तो पैरेलल प्लेन होने के लिए क्या शर्त है साहब, अगर ये पैरेलल प्लेन्स हैं तो शर्त है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट और इधर से जेड का कोफिशिएंट अपॉन जेड का कोफिशिएंट बोले तो बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि हमारे पास में बी की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है और एक ही वैल्यू को अगर हमने उठा करके किसी सेट में रखा तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो भी होगा वो एक सिंगलटन सेट होगा। छोटा बट अच्छा सा क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी, चलो अपना अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है उसकी तरफ भी जरा थोड़ा झांक के देख लेते हैं। राइट, जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है समझिए। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है, उसे हटा लीजिएगा, ये जी है सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में फिर से 3 लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं और क्वेश्चन ने कहा है कि अपने आप में कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट होने के लिए हमको पता होना चाहिए कि फॉर सिस्टम बीइंग कंसिस्टेंट ठीक है, डेल्टा इक्वल में डेल्टा 1 इक्वल में डेल्टा 2 इक्वल में डेल्टा 3 सबका 0 होना मांगता है। हाँ, और अगर ऐसा है तो फिर से मैं डेल्टा इक्वल 0 के ऊपर चलता हूं। अगर मैंने डेल्टा इक्वल 0 पे फाइट मारी तो मुझे पता है मैं सबसे पहले डेल्टा की बात कर रहा हूं। राइट, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, डेल्टा पे। अगर मैं डेल्टा की बात करता हूं तो डेल्टा में मुझे दिख रहा है 1 -4 7, ठीक है ना। दूसरी तरफ से दिख रहा है 0 3 -5, तीसरी तरफ से दिख रहा है -2 5 -9। अगर ये 0 हुआ तो ही मैं मानूंगा भाई कंसिस्टेंसी का पहला कदम रख लिया गया, वरना नहीं मानेंगे हम सबसे पहले चेक करेंगे। अब सबसे पहले चेक करने के लिए हमने वैल्यू निकाली 1 -27 + 25, फिर प्लस का 4 ब्रैकेट के अंदर घुसे 0 -10, फिर प्लस का 7 ब्रैकेट के अंदर घुसे 0 + 6। चेक कर लेते हैं साहब, यहां से 2 आ रहा है वो भी माइनस का, यहां से माइनस का 40 आ रहा है और प्लस के अंदर 42 भी आ रहा है। ओहो, ये तो 0 आ गया। डेल्टा 0 आ रहा है माने सिस्टम कंसिस्टेंट की ओर बढ़ रहा है, अभी बढ़ा नहीं है बढ़ रहा है। अब मैं चल रहा हूं डेल्टा 1 की ओर, है ना। डेल्टा 1 के भी 0 होने की जरूरत है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो मैंने अगर डेल्टा 1 के 0 होने की जरूरत महसूस करी तो डेल्टा 1 में -4 7 3 -5 5 और -9 तो सेम रहेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉलम की जगह पर G H और K आ जाएगा, हाँ या ना। और अगर ऐसा हो गया तो मैं इसे, क्योंकि इससे मेरे को 0 लाना है, नहीं तो कंसिस्टेंट होगा ही कैसे। तो मैं अगर अपनी तरफ से इसे ओपन करता हूं तो G ब्रैकेट के अंदर, राइट है, यहां से दिख रहा है -27 प्लस का 25, राइट। अगले वाले में दिख रहा है प्लस का 4 ब्रैकेट के अंदर मुझे दिखेगा -9H प्लस का 5K और प्लस में 7 के नाम पे मुझे दिख रहा है 5H -3K और ये 0 होना चाहिए। अब यहां से बना 2G माइनस का 2G माइनस का 36H प्लस का 20K प्लस का 35H माइनस का 21K और ये 0 होना चाहिए। धैर्य की वस्तु है, माइनस का K अलग कर दो, एक माइनस का H भी अलग कर दो, ओके, एक माइनस का 2G ये भी अलग कर दो। फिलहाल मेरे पास आ रहा है 2G + H + K = 0। क्या है क्या कोई आंसर? हाँ,
कहां? बी में, देखो ना। तो इसका मतलब ये कि सिस्टम को अगर कंसिस्टेंट होना है तो डेल्टा इक्वल टू 0 करके हमने पहले चेक कर लिया। अब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 को 0 होना मांगता था, हमने डेल्टा 1 को 0 निकालने के लिए GHK रखा और सॉल्व करते हमारे पास में ऑप्शन बी आ गया, है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से डुएबल था, मतलब करने योग्य था, करा भी गया। और अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर धड़ल्ले से। चलिए साहब, हाँ भाई, अगर देखा जाए तो पूरी कहानी को सुनिएगा। लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओहो, ये इसने फिर से वही बात कह दी। अगर अल्फा अपने आप में, इसको अपन थोड़ा आगे चल के लिख लेते हैं, रेडी, ताकि अपने को पता रहेगा भाई अल्फा अपने आप में रूट्स है। तो अल्फा इज रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज अल्फा ओमेगा ही है। तो सीधा ओमेगा, क्योंकि हम पहले ही अभी देख के चुके हैं। अगर ऐसा है तो मैंने a की जगह पे लिख दिया 1/√3, मैट्रिक्स में भर दिया 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। अब चाहिए क्या अगले को? a की पावर 31 चाहिए। a की पावर 31 लाने के लिए तो सर पहले पैटर्न चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब मेरे को दौड़ना पड़ेगा किसके लिए? अब मेरे को दौड़ना पड़ेगा a² के लिए, और a² के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4। क्या कहते हो आप? और जैसे ही मैं इस पे चलूंगा मेरे को यहां से पता चल जाएगा मल्टीप्लाइड बाई द सेम 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आप इसे 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा भी कह सकते हैं। ओमेगा पावर 4 का मतलब ओमेगा ही होता है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करते समय पर एक बात का और ध्यान रखना है, 1/3 1/√3 मिलकर के 1/3 हो गया है, वो मैंने आगे लगा के रख लिया। अब मल्टीप्लीकेशन मस्ट है। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए 1/3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसका इस रो से मल्टीप्लीकेशन 3 दे रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी रो का अगले कॉलम से जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बोले तो 0 देगा, 0 दे रहा है। ठीक है ना भाई। अब मैं जैसे ही अगले वाले पे चला तो ये अगले वाले के अंदर मल्टीप्लीकेशन फिर से 0 दे रहा है। अब मैं सेम वे में आगे बढ़ता चला गया, ये 0 दे रहा है। अब जिस दिन मैंने इसका सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड कॉलम से करा, थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, वेरी गुड, फिर से 0 आ रहा है, राइट। अब मैंने थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके देखा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, मतलब 3 आ रहा है। ग्रेट, है ना। तो मतलब हम लोगों ने अपनी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अगले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 ही आ रहा है ना, हाँ। और अगले वाले में मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहा है। अगले वाले पे मल्टीप्लाई करने पर 1 ओमेगा पावर 4 का मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 आ रहा है। लो साहब, मेरा a² आ गया। अगर मेरे पास में a² आ चुका है तो मुझे अब किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अगर आपको पता हो तो a² को 1/3 कॉमन ले लो। अगर आप इसे ढंग से देख पा रहे हैं तो 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0 आप में सभी को दिख गया होगा। ये इसकी मैट्रिक्स बन गई, a² आ गया मेरे पास में। ठीक है ना भाई। अब a² आ गया तो मैं सीधा a⁴ पे अटैक करूंगा। a⁴ का मतलब ऑब्वियस सी बात है a² इंटू a² होगा। इसका मतलब ये कि पहली मैट्रिक्स में उतरेगा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, राइट है। अब मैं जैसे इसकी मल्टीप्लाई अगले वाले से करूंगा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या दिख रहा है? इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो मुझे साफ दिख गया क्या? 1, सही है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई अगले वाले से करी तो मुझे दिख गया 0, पास वाले से करी तो मुझे दिख गया 0, तो 1 0 0। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं तो 0, अगले वाले से कर रहा हूं तो 1, अगले वाले से कर रहा हूं तो फिर से 0। इसकी मल्टीप्लाई पे आ गया लास्ट रो की, इससे मल्टीप्लाई करने पे 0, इससे मल्टीप्लाई करने पर भी 0, पांच वाले से मल्टीप्लाई करने पे 1, माने आई आ गया। हाँ, अरे वाह, a⁴ इज इक्वल टू आई आ गया, अच्छा संकेत है। अब हमें क्या चाहिए था? a⁻31, जिसको मैं लिखता हूं a⁴ की पावर 7 और a का क्यूब। माने 28 और 3 31। तो आपको पता होना चाहिए a⁵ आई है, i⁻7 मल्टीप्लाइड बाई a का क्यूब, i⁻7 इज i अगेन, तो i इंटू a क्यूब इज a क्यूब, तो आंसर विल बी a क्यूब। हमारा आंसर बन गया a क्यूब। तो जो भी जहां पे भी a क्यूब होगा हमारी तरफ से उस पर टिक मार्क हो जाएगा। तो a क्यूब इज द राइट आंसर। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांडिंग। हमको अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम
क्वेश्चन में अगर देख पा रहे हैं तो हमको क्वेश्चन में दिख रहा है ए और बी अपने आप में थ्री क्रॉस थ्री रियल मैट्रिक्स है। अच्छा, मतलब ए और बी दोनों का ऑर्डर 3 है और ए अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भावार्थ की, है ना, मैं एक मिनट के लिए, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसका आंसर 0 है। एक्स अपने आप में एक 3x1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है, वेरिएबल अननोन है और 0 अपने आप में इतना है। हैज, एक सेकेंड, ऑप्शंस में क्या क्या दिख रहा है? एक यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। ओके, अब ये क्या कहानी कह रहा है उसमें पहली कहानी बता देता हूं। ए अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, माने ए का ट्रांसपोज करने पे वापस ए आता है। बी अपने आप में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, माने बी का ट्रांसपोज करने पे माइनस का बी आता है। पहली 2 लाइनों में तो इसने इतनी सी बात कही है। अच्छा, आगे ये बोल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर 0 है तो इसका क्या भावार्थ है वो बताता हूं। इसको कुछ मान लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं इसे कुछ मान लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने इसे, ठीक है ना, इसे मैंने कुछ y मान लिया, तो y इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर ले लिया। अब मैं y का ट्रांसपोज कर रहा हूं। y का ट्रांसपोज करने का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। ठीक है ना, जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो सिंगल सिंगल पार्टी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में उल्टा ट्रांसपोज खुलता है, तो बी स्क्वायर का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस के अंदर इधर से ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इनटू में बी स्क्वायर का ट्रांसपोज, उल्टा खुलता है ना। अच्छा, अब क्या होगा, पावर अंदर बाहर स्वैप हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो बी का ट्रांसपोज का स्क्वायर, यहाँ पे देखा जाए तो ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर, यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर और यहाँ पे बी के ट्रांसपोज का स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। अच्छा, जब इतना हो गया तो फिर अपने को पता होना चाहिए बी का ट्रांसपोज बोले तो माइनस बी का स्क्वायर, यहां से देखा जाए ए का स्क्वायर, इट इज ए का स्क्वायर और यहां से देखा जाए तो माइनस बी का स्क्वायर। फाइनली अगर देखा जाए तो इट इज बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी अभी आपने ऊपर की तरफ देखा था जिसे आपने y माना था, ये जस्ट उससे उल्टा आया है, मतलब y ट्रांसपोज करने पे माइनस का y आया है। इसका मतलब ये कि ये जो इतना पोर्शन जिसे अपन देख रहे हैं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको पता चल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की किसी x से मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स आ रही है। नहीं समझ में आया? आपने किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की किसी x से मल्टीप्लाई करी है, x अपने आप में x y z करके 3 अननोन वेरिएबल है और आपको एक नल वेक्टर मिल रहा है। ठीक है ना, तो आपके पास में कितनी चॉइसेस आ सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो ध्यान से समझना, आप 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे इट विल बिकम अ मैट्रिक्स, जिसमें से आपको ये पता होना चाहिए ये अपने आप में 3x3 की है, 3x1 की है, तो फाइनली इससे जो भी आंसर आ रहा होगा वो अपने आप में एक 3x1 का एक मैट्रिक्स आ रहा होगा। हाँ या ना, ऐसा सही बात है। अगर बाय द वे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही हो रहा होगा, तो 3x1 का एक मैट्रिक्स आ रहा होगा। अच्छा, 3x1 का जो भी मैट्रिक्स आ रहा होगा, ठीक है ना, वो अपने आप में नल मैट्रिक्स के बराबर भी होगा, माने 0 0 0 के बराबर होगा, तो 3x1 का एक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, 2 मैट्रिक्स के इक्वल होने पर, मतलब इधर से भी एक मैट्रिक्स मिल रहा है और इधर से भी एक मैट्रिक्स मिल रहा है, 2 मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वलेंट है तो वो तभी होता है जब उनका डिटरमिनेंट इक्वल हो। ठीक है ना, और नल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि हमने एक तरह से डिटरमिनेंट ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 करा है। और डिटरमिनेंट ऑफ y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने आप में ऑड ऑर्डर की है। ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैसे ही 0 होता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हर हालत में 0 होगा। तो आप 0 मल्टीप्लाइड बाई सम मैट्रिक्स, अगर सम डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय 0 कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट का मतलब होता है वैल्यू, माने कोई नंबर। आप सोचो 0 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करी और 0 आ रहा है, 0 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करी और 0 आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कौन सा नंबर होगा ऐसा? आपको कि सारे 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। तो इसका मतलब x के नाम पे, डिटरमिनेंट ऑफ x के नाम पे कितने नंबर खुल गए? सारे खुल गए, सारे। तो कितने सॉल्यूशन आए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि x हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस पूरी कहानी के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे काफी सारी चीजों का वापस से आइडिया भी पड़ जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से उठा करते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सभी लोग इस तरह की चीजों को समझने लग गए हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे।
आज के दिन पे हम लोगों ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, बहुत तेजी से काफी सारे क्वेश्चंस, पीएनसी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, और फिर उसके सिवा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो अपने को एक अलजेब्रा का एक कम्बरसम आइडिया हो गया है, ठीक है। और अब बस आपसे इजाजत, माता पिता का खूब सम्मान करें, माता पिता से खूब सम्मान पाना है। मैं साल भर से 2 साल से गा रहा हूं और अब पाने का टाइम आ गया है। भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से अपने को मस्त दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी। जय हिंद।